गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही खास वीडियो, जी हाँ, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा आरबीआई ईएमआई मोराटोरियम के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मार्च महीने में आरबीआई की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसमें सभी बैंकों को, एनबीएफसीज को एक गाइडलाइन इशू की गई थी कि आप ईएमआई मोराटोरियम का बेनिफिट अपने कस्टमर तक पहुंचाएं, उनकी ईएमआई को डेफर कर दें। इनिशियली इसकी जो डेट रखी गई थी, वैलिडिटी रखी गई थी, वो 31 मई 2020 तक थी, लेकिन हाल ही में आरबीआई की तरफ से फिर से प्रेस रिलीज जारी करके इसकी डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि हो गई है 31 अगस्त 2020। तो आज की मेरी इस वीडियो इसी पर बेस्ड है। मैं आपसे बात करूंगा क्यों ये ईएमआई मोराटोरियम की बेनिफिट लेके आए, क्या इसके फायदे नुकसान हैं, क्या एक्चुअल में आपको फायदा दे रही है, नुकसान कर रही है, इसकी एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है, इसकी वैलिडिटी क्या है, ये सभी बातें इस वीडियो में होंगी। आप प्लीज मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ आ पाए क्या ये एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस्ड, हम ये क्यों स्कीम लेके आए, आरबीआई की तरफ से क्यों ये स्कीम लॉन्च की गई। देन उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों व्हाट इज ईएमआई मोराटोरियम। ईएमआई मोराटोरियम बेसिकली है क्या, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है। देन बात करेंगे दोस्तों वैलिडिटी की कि ये किसके ऊपर, ये कब तक वैलिड रहेगी स्कीम। उसके बाद दोस्तों हाउ टू अप्लाई, आप इस स्कीम को बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा जिससे कि आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाए। और एक और चीज दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या वास्तव में स्कीम आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यों ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मार्च 20 में कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट कर रहा था। आई वुड से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को इंपैक्ट कर रहा था, एंड भारत भी उसमें से कोई अछूता देश नहीं रहा। तो मार्च में जैसे ही कोरोना की एंट्री हुई, सारे ऑफिसेस लॉकडाउन हो गए, पूरा इंडिया लॉकडाउन हो गया। मैक्सिमम लोगों के बिजनेसेस जहां से वो कैश अर्न करते थे वो सब बंद हो गया। तो ऐसे सिनेरियोज में आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उसने बैंकों को ये हिदायत दी। कौन से बैंकों को दी वो भी हम देख लेंगे। तो बैंकों को ये हिदायत दी कि आप अपने कस्टमर से अभी ईएमआई ना वसूलें, क्योंकि कस्टमर जो या तो सैलरीड क्लास है तो उनकी सैलरी में डिडक्शन हो रहा है, उनके पास कैश क्रंच है। अगर वो बिजनेस क्लास में है तो उनके पास उनके कलेक्शंस नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर उनकी टाइमली पेमेंट्स नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उनको कैश का कोई इशू आ जाए, आप अपनी ईएमआई डेफर कर दें। इस तरह की हिदायत और गाइडलाइंस आरबीआई ने सभी बैंकों और एनबीएफसीज को जारी करी। तो इस फैसिलिटी को हम ईएमआई मोराटोरियम का बेनिफिट कहते हैं। और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, बिकॉज मार्च मंथ में कोरोना बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था इंडिया को। इनफैक्ट अभी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ये स्कीम आरबीआई की तरफ से लेके आए थे। और दोस्तों यही एक रीजन है कि आरबीआई ने इनिशियली इसको 31 मई 2020 तक के लिए रखा था, जो कि फर्दर इसको इंक्रीज कर दिया गया है 31 अगस्त 2020 तक के लिए। सो दोस्तों ये स्कीम किसके ऊपर एप्लीकेबल है, मींस आपने कहां से लोन लिया है ताकि आपके ऊपर ये ईएमआई मोराटोरियम, ईएमआई डेफरमेंट की स्कीम लग पाए। तो एज पर द प्रेस रिलीज जो सर्कुलर में इशू किया गया था, आरबीआई ने सबसे पहले कमर्शियल बैंक रखे हैं। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन पर ये स्कीम एप्लीकेबल है। मींस आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस जो जारी की गई है उसमें कहा गया है कि सारे कमर्शियल बैंक इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और ईएमआई मोराटोरियम फैसिलिटी, जिसको कि मैं बार बार यूज करूंगा, ईएमआई डेफरमेंट फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। सो दूसरे नंबर पर आता है कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई की तरफ से कोऑपरेटिव बैंक को भी ये गाइडलाइन जारी की गई है। देन आता है दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक नहीं होते और केवल लोन लेने और देने का काम करते हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इनको भी ये गाइडलाइन इशू की गई है।
तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं जितने भी तरह के हमारे बैंक्स हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हैं, चाहे वो एफआई हैं, चाहे वो एनबीएफसी हैं, सभी को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है, सभी को ये ईएमआई मोराटोरियम बेनिफिट अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। दोस्तों बात कर लेते हैं पीरियड ऑफ वैलिडिटी की। तो यहाँ पर इनिशियली जो स्कीम लॉन्च की गई थी उसमें पीरियड कवर किया गया था 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक का। यहाँ पर टोटल 3 महीने उन्होंने कवर किए थे इनिशियली, लेकिन बाद में इसको फर्दर एक नई प्रेस रिलीज जारी करके एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये जो नया पीरियड हो गया है वो 31 अगस्त 2020 तक की इसकी वैलिडिटी आई है। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर सरकार ने आपको 3 महीने प्लस 3 महीने टोटल 6 महीने का बेनिफिट कस्टमर को दिया है। 6 महीने तक कस्टमर अपनी ईएमआई को डेफर कर सकता है। दोस्तों समझ लेते हैं कि इस पूरी स्कीम में होता क्या है। तो यहाँ पर बैंकों को कहा गया है कि जो आप अपने कस्टमर से अपनी ईएमआई वसूल करते हैं उस ईएमआई को डेफर कर दीजिए। डेफर करने का मतलब इनिशियली आपने 3 महीने के लिए डेफर कर दिया, देन उसके बाद फिर 3 महीने के लिए आपने डेफर कर दिया, टोटल आपने जब 6 महीने के लिए डेफर किया तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों आप 6 महीने तक अपनी ईएमआई बैंक को पे नहीं करेंगे। यहां पर मैं केवल इतना कह रहा हूं आप अपनी ईएमआई पे नहीं करेंगे, बैंक आपसे इंटरेस्ट अभी भी चार्ज करता रहेगा जिस तरह से वो पहले चार्ज कर रहा था। बस इतना एक फर्क आ जाएगा कि पहले बैंक आपसे ओवरड्यू इंटरेस्ट चार्ज करता अगर आप अपना ईएमआई उसको टाइम से पे नहीं करते, लेकिन इस ईएमआई मोराटोरियम फैसिलिटी के चलते हुए ये आरबीआई की तरफ से डिसाइड हुआ कि बैंक आपसे ईएमआई चार्ज नहीं करेंगे और नॉर्मल इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज करते रहेंगे फॉर द पीरियड जितने टाइम तक आप उनकी ईएमआई को डेफर रखेंगे। तो दोस्तों मैं यहां बता देना चाहता हूं दिस स्कीम इज ऑप्शनल। अगर कोई कस्टमर या अगर कोई कंज्यूमर इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहता है, अपनी ईएमआई डेफर करवाना चाहता है तो वो डेफर करवा सकता है। अगर वो अपनी ईएमआई रेगुलर पे करने में एबल है, उसको लगता है कि नहीं मुझे डेफरमेंट नहीं चाहिए, तो वो अपनी ईएमआई कंटिन्यूटी में पे कर सकता है। तो ये टोटली ऑप्शन है कस्टमर के ऊपर। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करें, अगर आप नहीं करना चाहते हैं और अपनी रेगुलर ईएमआई पे करना चाहते हैं तो आप अपनी रेगुलर ईएमआई पे करें। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है इस स्कीम के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं या कुछ लोगों ने नोटिस भी किया होगा, अप्रैल मंथ में बैंकों की तरफ से कुछ मेल और एसएमएस आने शुरू हुए थे जिसमें बैंक्स ने आपसे एक लिंक देकर आपकी कंसेंट मांगी थी, क्या आप अपना ईएमआई बेनिफिट लेना डेफरमेंट बेनिफिट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो उस बेसिस पर बैंकों ने ये डिसाइड किया था कि कौन कस्टमर इसमें अप्लाई कर चुका है और कौन अप्लाई कर रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन कस्टमर को उसका बेनिफिट दिया गया था। तो इसको अप्लाई करने के सिंपल 2 तरीके हैं, या तो बैंकों की तरफ से जो कम्युनिकेशंस आपको आई हैं आप उनको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अगर बैंक की तरफ से कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं हुआ है तो आप डायरेक्टली बैंक को अप्रोच करें, उनको मेल्स कर सकते हैं, आप उनकी ब्रांच में विजिट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पर्सनल बैंकर से कॉन्टैक्ट है तो आप अपने पर्सनल बैंकर को कॉल करके ये रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं जिसमें आपको ईएमआई मोराटोरियम बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों अब सवाल आता है क्या एक्चुअल में हमें ये स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं, क्या ये ईएमआई डेफरमेंट स्कीम एज ए कस्टमर आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। सो दोस्तों एक चीज समझ लेते हैं इसमें, अगर आप ईएमआई मोराटोरियम बेनिफिट को अवेल करते हैं तो यहाँ पर 2 चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहली चीज, या तो एक ऑप्शन आप ये लेंगे कि अगर आपने 6 महीने के लिए अपनी ईएमआई को डेफर किया है तो आपका जो टेन्योर ऑफ द लोन है वो फर्दर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, मान लीजिए आपने बैंक से 24 महीने के लिए लोन लिया था और 3 महीने की आपने ईएमआई पे कर दी थी, आपका 21 महीने का लोन अभी भी रह गया था। अचानक से ये ईएमआई डेफरमेंट वाला ऑफर आया और आपने 6 महीने के लिए अपनी ईएमआई डेफर करवा ली, तो होगा क्या, आपका जो 21 महीने का टेन्योर था अब वो 6 महीने बढ़ के 27 महीने हो जाएगा। तो या तो आप एक ऑप्शन जिसमें आप अपने टेन्योर को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन था दोस्तों यहाँ पर, जहां पर बैंक ने ये बोला था कि अगर कस्टमर अपनी टेन्योर चेंज नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा जो लोन जितने टेन्योर के लिए मुझे सैंक्शन हुआ था वो उतना ही रहे, जबकि मैं हर महीने अपना ईएमआई बर्डन थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं ताकि वो कंपनसेट होके उतने ही पीरियड में मेरा लोन खत्म हो जाए, तो वो उस ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हैं। नटशेल में मैं फिर से बता दूं, यहाँ 2 ऑप्शन है,
या तो आप अपने टेन्योर को बिना चेंज किए ईएमआई अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, मंथली ईएमआई अमाउंट, ताकि आपका लोन उतने ही पीरियड में खत्म हो जाए। या दूसरा ऑप्शन था कि आप अपनी ईएमआई ना चेंज करते हुए अपने लोन पीरियड को थोड़ा सा एक्सटेंड करा लीजिए, जैसे कि 6 महीने का अगर आपने डेफरमेंट लिया है तो 6 महीने आपका लोन आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि क्या ये स्कीम एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल इस तरह से डिजाइन किया है, एक केस ले लिया है जहां पर कोई डेफरमेंट नहीं लिया है, आपने कोई बेनिफिट अवेल नहीं किया है, तो आपके ऊपर टोटल कितनी कॉस्ट आती है। दूसरा केस, अगर आपने अपना टेन्योर इंक्रीज कर लिया और ईएमआई अमाउंट आपने सेम रखा। तीसरा केस, जहां पर आपने अपना टेन्योर सेम रखा और ईएमआई अमाउंट को आपने इंक्रीज कर लिया। तो एक कंपैरिजन के थ्रू हम समझ लेंगे कि कौन से स्कीम में जाने से आपको फायदा होगा, कौन से स्कीम में आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक सिचुएशन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या ये स्कीम हमें ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं। लेट्स टेक एन सिचुएशन, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, पीरियड, टेन्योर, ईएमआई अमाउंट एंड टोटल कॉस्ट। तो यहां पर मैंने फॉर इजीनेस अमाउंट लिया है लोन का 1 लाख रुपीज, जिसमें 18% के हिसाब से मेरा रेट है। 24 महीने का टोटल टेन्योर है। ईएमआई अगर आप कैलकुलेट करेंगे थ्रू फॉर्मूला तो ईएमआई निकल के आएगी 4,992 रुपए। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं, टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी 1,19,818। 1,19,818 का मतलब ये है कि इसमें 1 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल है और बाकी जो 19,818 रुपए है वो आपका इंटरेस्ट है। तो दोस्तों ये हमारा एक नॉर्मल केस है, यहाँ पर मैंने कोई डेफरमेंट की बात नहीं करी है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, जहां पर मैं बात कर रहा हूं ईएमआई इंक्रीज करने की। दोस्तों ईएमआई इंक्रीज का मतलब है मैं बैंक को कह रहा हूं, बैंक आप मुझे डेफरमेंट स्कीम तो दो, लेकिन मेरा टेन्योर चेंज मत करना। जो मेरा टेन्योर बैलेंस रह गया था उतने के ही अंदर ईएमआई रीकैलकुलेट कर दो, रीस्ट्रक्चर कर दो और इस अकॉर्डिंग कर दो कि मेरे सेम टेन्योर में मेरा लोन खत्म हो जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपका ईएमआई अमाउंट स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वाली सिचुएशन में अगर मैं दोस्तों बात करूं तो सिचुएशन कुछ ऐसे निकल के आएगी। लोन अमाउंट आपका सेम है 1 लाख रुपीज, आरओआई आपका 18% ही रहेगा, पीरियड आपका 24 महीने है क्योंकि पीरियड में हमने कोई चेंज नहीं किया है। बट एक्रूड इंटरेस्ट, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 महीने के लिए बेनिफिट अवेल किया था, तो 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट आपके ऊपर लेवी हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डेफरमेंट आपको केवल ईएमआई पेमेंट के लिए दी जा रही है, इंटरेस्ट आपके ऊपर कंटिन्यूटी में चार्ज होता रहेगा। तो ये 3 महीने का आपके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट है। अब आपका जो लोन है दोस्तों वो 1 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख रुपए प्लस 4,568 रुपए, जो कि बन जाता है 1,04,568 रुपए का आपका टोटल लोन हो जाता है। अगर आप इस लोन को अपनी ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे तो ईएमआई अमाउंट निकल के आएगा दोस्तों 5,220 रुपए और टोटल कॉस्ट जो आपको पड़ेगी वो 4,991 रुपए आपके ऊपर पड़ने वाली है। तो दोस्तों अगर मैंने इस स्कीम को ऑप्ट किया है तो मेरे ऊपर जो एडिशनल कॉस्ट मुझे आई वो आई है 5,473 रुपए। आप इस चीज को देख सकते हैं, ये मेरी एक नई कॉस्ट है जो कि मैंने ऑप्शन नंबर 1 में निकाली है। और पीछे वाले पेज पर अगर आप देखेंगे तो मेरी नई जो कॉस्ट थी वो 1,19,818 रुपए थी। तो इस डिफरेंस को मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है 5,473, जो कि आपका एडिशनल कॉस्ट है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पर। मैं आपको आखिरी में कंक्लूजन भी दे दूंगा कि क्या आपको ये स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे कि मेरा टेन्योर इंक्रीज हो जाएगा, ईएमआई मेरी स्लाइटली बहुत ही कम चेंज होगी या नहीं भी चेंज होगी, बट मेरा टेन्योर उतने महीने से बढ़ जाएगा जितने महीने से मैंने डेफरमेंट की फैसिलिटी को अवेल किया है। तो दोस्तों बाकी चीजें मैंने सेम रखी है। 1 लाख रुपए का मेरा लोन है 18% के हिसाब से। अब मैंने यहाँ पर 27 महीने कर दिया है। 27 इसलिए किया है क्योंकि 24 महीने का मेरा टोटल लोन था, 3 महीने का मैंने फर्दर इसमें एक्सटेंशन लिया था। उसके बाद 3 महीने का मेरा जो एक्रूड इंटरेस्ट बनता है वो सेम। ईएमआई अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 4739 हो जाएगी। देन टोटल कॉस्ट जो मुझे यहाँ पर पड़ेगी वो 1,27,940 रुपए आएगी। दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन पर जाते हैं तो आपको एडिशनल कॉस्ट जो आप इंकर करोगे दैट इज
8,122 8,122 रुपए आपको एडिशनली पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि चाहे आप ऑप्शन 1 लो चाहे आप ऑप्शन 2 लो, आपको एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि उन 3 महीनों में आपने बैंक को कुछ पे नहीं किया, बल्कि बैंक ने आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो दोस्तों एज ए कंक्लूजन अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करूं, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, अगर आपके पास जेन्युइनली कैश क्रंच है, जेन्युइनली आप कैश को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं जिससे कि आप बैंक्स को अपनी ईएमआई पे करें, तब तो आप इस बेनिफिट को अवेल करें, तब तो आप इस बेनिफिट में अप्लाई करें। लेकिन अगर आपके पास कैश मैनेजमेंट अच्छा है, आप कैश पे कर सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप अपने ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करके बाद में उसको पे करें। क्योंकि अगर आप 3 महीने की ईएमआई बचा भी लेते हैं, सो आई कैन से 5,000 रुपए के हिसाब से आपने 3 महीने की ईएमआई 15,000 रुपए कैश बचा लिया। लेकिन अगर आप 15,000 रुपए को कहीं इन्वेस्ट भी कर देंगे, तब भी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी नहीं आएगी जितनी की आपके ऊपर एडिशनल चार्ज लेवी हो रहे हैं अंडर ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। सो ऐसे में मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप किसी भी ऑप्शन को अवेल ना करें। अगर आपके पास कैश की पोजीशन अच्छी है तो आप बैंक को अपनी ईएमआई कंटिन्यूटी में पे करते रहें। सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।